बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का दोबारा से। तो जैसा कि आपने देखा, एथिक्स वाले मेरे 10 इयर्स एनालिसिस में स्टूडेंट्स ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। तो इसके बाद मैं आपके लिए इकोनॉमी के सारे ही प्रीलिम्स के पास्ट 10 इयर्स के लगभग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अब इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन पूरा टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन यहाँ पर आपको बताया जाएगा। पूरा ऐसे ऐसे अलग अलग टॉपिक, सब टॉपिक्स, ये सारे आपको बताए जाएंगे। इसके साथ साथ कैसे क्वेश्चंस इवॉल्व हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। देखो 2014, 15, 16 इस टाइम पर जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते थे वो बहुत ही ज़्यादा डूएबल होते थे। आज के टाइम में अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करे तो इजीली उन क्वेश्चंस को कर लेगा, क्योंकि आज तो आपके पास बहुत ज़्यादा टूल्स और कंपेरेटिवली ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन इवॉल्व हुए, देखो 17, 18, 19 उसके बाद जैसे इवॉल्व हुए हैं, ये सारा मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, और ये हर एक छोटे छोटे टॉपिक के साथ किया जाएगा, राइट। तो आज का हमारा काम तो हैवी है, लेकिन अगर आप आखिरी तक बने रहते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, और पूरा एक होलिस्टिक वीडियो आपके लिए ये रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो पर जो भी लिखा गया है यहाँ पर, अगर इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का। एंड उसका जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है टेलीग्राम ग्रुप के लिए, राइट। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वीनस अवतानी। आप में से बहुत सारे बच्चा लोग मुझे जानते भी होंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपने मुझे देखा भी होगा। नाउ दिस फिगर IAS इज़ माई ओन प्लेटफॉर्म। एंड यहाँ पर अगर आपको मेरे बारे में और डिटेल्स जानिए तो वीनस अवतानी UPSC आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। तो आपको इनफैक्ट मेरी जो इंटरव्यू वाले दिन जो मैंने मतलब पहना था और जो इमेज वगैरह है वो भी आपको दिख जाएगी। एनीवेज, तो मैंने 6-7 साल लगातार UPSC की तैयारी की है, मैंने 6 अटेम्प्ट दिए हैं, और उसके बाद मैंने 3-4 साल पढ़ाया भी है। तो ओवरऑल आई हैव अ बिग एक्सपीरियंस हियर इन दिस फील्ड। 10 साल से तो मैं पिछले इस इकोसिस्टम में हुई से UPSC के, आइदर स्टडिंग और टीचिंग और बोथ, राइट। सो अब चलिए चलिए चलते हैं हम हमारे आगे के डिस्कशन की तरफ, और विदाउट एनी फर्दर डिले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। बेसिकली देखो, मैंने क्योंकि इकोनॉमी की तैयारी को हमेशा हम पिलर्स में बांटते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया है, मैंने पिलर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया चीज़ों को। तो यहाँ पर हम जैसा देख पा रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट। अब ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने ईयर वाइज अरेंज किए हैं, 2017 से लेकर 2018, 19, 20, तो ऐसे आपके क्वेश्चंस ये अरेंज्ड हैं, और बेसिकली 10 साल के तो हैं ही सही। नाउ इन दिस टॉपिक्स मैंने कैसे लिए, जैसे एक पहला वाला मैंने थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला, इसमें जनरल चीज़ें हैं कुछ कुछ, जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग वगैरह, थोड़ी बहुत इधर उधर की चीज़ें। बाकी फिर बैंकिंग वाला है, मनी एंड बैंकिंग आपको पता ही है इंपॉर्टेंट है, तो बैंकिंग वगैरह का टॉपिक है। फिर इसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर के बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी, सोशल सेक्टर, ये सब टॉपिक्स हैं। नाउ इफ़ वी सी द क्वेश्चंस, जैसे अगर हम पहला वाला क्वेश्चन देखें यहाँ पर 2017 में नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे आया था, राइट। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू, इतना पूछा है आपसे, 4 चीज़ें पूछी हैं। ये अगर आपने NCERT की हो इकोनॉमी की, स्पेशली क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ईजिली आप कवर कर पाओ विदाउट एनी इश्यूज, राइट। ऐसे मनी मल्टीप्लायर पे पूछ रहे हैं, वैसे तो ये मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड भी है, कि मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ, ईजी है, डुएबल है। ये क्वेश्चंस जो हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर मैं आपसे मनी सप्लाई के बारे में पूछूं, मनी सप्लाई क्या है, M1, M2, M3, M4, ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, राइट। M4 में सबसे पहले वो M0 आता है सबसे पहले, करेंसी विद द पब्लिक एंड रिजर्व्स विद RBI। फिर M1 आता है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, राइट, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। फिर M2 में यहीं पे पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स जोड़ दो, फिर M3 में टाइम डिपॉजिट्स भी जोड़ दो, फिर इसमें M4 लाने के लिए फिर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स जोड़ दो M3 में। तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे चारों ही सही थे जो दिए हुए हैं, बट प्राइमरीली ये वो क्वेश्चंस हैं जो नहीं मिस होने चाहिए। और इसका क्या तरीका है, इसका तरीका है रिविजन अगेन एंड अगेन, और ये चीज़ें आपको याद रहें, है ना। और इसके लिए आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, साथ में अगर आपकी अपनी खुद की आपको ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं, देन ऑल्सो मेक इट। बेसिक फैक्ट्स हैं बिल्कुल, राइट। जैसे कंज्यूमर प्राइस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसमें क्या नहीं इंक्लूडेड है, ये फिर भी थोड़ा सा एडवांस्ड है, बट यहाँ पर भी आप गेस वर्क कर सकते थे आराम से, गेस वर्क से हो जाता है ये। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी रीजन फॉर एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में कैसे इंक्रीज होगा, अरे मनी मल्टीप्लायर हमने पढ़ा ना अभी। दोनों क्वेश्चंस देखो रिलेटेड ही हैं, चीज़ें वही पूछ रहे हैं, बस वो थोड़ा सा उन्होंने उसको मॉडिफाई कर दिया, चीज़ वही पूछी है। बैंकिंग हैबिट्स इंक्रीज होंगी तो सब कुछ इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा।
अब थोड़ा सा वो WPI के बेस ईयर के बारे में पूछ रहे हैं। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, बेसिक है, डूएबल है क्या रिवीजन के साथ? हाँ, कोई भी सोर्स आप इकोनॉमी के लिए फॉलो करोगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे, राइट। ऐसे ही फिस्कल रेवेन्यू और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स को फिस्कल डेफिसिट के बारे में पता होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या है ना। और इसके साथ साथ जैसे फिस्कल डेफिसिट में जो एक्सपेंडिचर आता है हमारा, एक्सपेंडिचर में से जितना मेरा यहाँ पर रेवेन्यू आया है ना, इसको अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली मतलब एक साल में जितना आपने आपका बजट में आपको पैसा कम पड़ा और जितना आपको लोन लेना पड़ा उस पर्टिकुलर ईयर में अपने उसको पूरा करने के लिए, खर्चों को पूरा करने के लिए ओवरऑल, उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोल देते हैं। सो अब रेवेन्यू डेफिसिट भी स्टूडेंट्स को पता होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स यहाँ पे है ना, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स यहाँ पे लिखना चाहिए ओवरऑल, ठीक। तो जितना एक्सपेंडिचर हुआ उसमें से जितनी रिसीट्स हमने माइनस कर दी, जितना हमें पैसा मिला उसको अगर हम रेवेन्यू पर्पसेस के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए, कैपिटल पर्पसेस के लिए नहीं, सिर्फ रेवेन्यू पर्पसेस के लिए। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्राइमरी डेफिसिट में, राइट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? देखिए मैं फिस्कल डेफिसिट जानना चाहती हूँ, लेकिन इसके साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मेरे क्या इंटरेस्ट पेमेंट्स रहे हैं जिनमें मेरा पैसा गया है। अगर मैं फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा दूँ तो मेरे पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। तो इस तरीके के टर्म्स जहाँ भी आपके पास आए, जैसे अभी हमने ये देखा, तो इसकी उसी टाइम ट्रिक बनाकर लर्न देन एंड देयर इटसेल्फ, तब आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे जो यहाँ पे 2019 में आया था। अब जैसे नीर और रीर है, ये आप देख रहे हो क्वेश्चंस धीरे धीरे 2019 से लेकर 22-24 धीरे धीरे यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेवल इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो नीर और रीर में क्या होता है? देखिए एक्सचेंज रेट की बात होती है, डॉलर के कंपैरिजन में रूपी का क्या सीन है, रूपी के कंपैरिजन में डॉलर कहाँ पे जा रहा है, कैसा हो रहा है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, देखो कि कैसे एक्सचेंज रेट में इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। कैसे मतलब क्या एक्सचेंज रेट में इंक्रीज नीर होगा तो कैसे अप्रिसिएशन होगा रूपी का, या डिप्रिसिएशन होगा, क्या होगा, इस टाइप से हमेशा ध्यान रखना है। एक्सचेंज रेट में जब हम नीर और रीर निकालते हैं, दोनों में ही जो प्राइस है डोमेस्टिक इकोनॉमी के हिसाब से, डोमेस्टिक करेंसी के हिसाब से, वो न्यूमरेटर में आता है, और फॉरेन करेंसी के प्राइस जो होते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है। जैसे यहाँ अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो रूपी ऊपर आएगा, डॉलर नीचे आएगा। इस हिसाब से अगर इंक्रीज इन नीर देखेंगे तो एप्रिसिएशन ऑफ द रूपी हो रहा है बिल्कुल। और रीर में फिर एक और टर्म इन्फ्लेशन जो होती है उसकी भी अकाउंटिंग हो जाती है, राइट। तो इस टाइप की चीज़ें अगेन रिवीजन तो है ही सही, बट साथ साथ में पढ़ते टाइम आपने बेसिक चीज़ें जो है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, उनको आपने ध्यान में रखा, बिल्कुल आपने बिल्कुल दिमाग में रखा और उस हिसाब से आपने चीज़ें की, तब जाकर ये चीज़ें हो पाती। जैसे जीडीपी, अब जीडीपी कैलकुलेशन, नेशनल इनकम कैलकुलेशन, दैट्स अ वेरी वेरी बेसिक टॉपिक, बट अगेन जो इन्होंने पूछा है 2024 में वो 3 स्टेटमेंट्स लगा के आपसे पूछा है, सो एज टू मोर एंड मोर कन्फ्यूज यू। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बेस ईयर वगैरह पूछ लिया, करंट प्राइसेस रिफ्लेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पूछ लिया, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तीनों ही सही है ऑलमोस्ट। तो चीज़ें पूछी कंसेप्चुअल हैं, बट हाँ ये है कि धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी इंक्रीज़ किए हैं और जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो इंक्रीज़ कर दिए आपसे, है ना। एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ ऐड कर दी हैं और वेरिएबल्स इंक्रीज़ कर दिए, सो दैट आपको ज़्यादा ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर सकें, ज़्यादा आपके एफर्ट जो है वो बढ़ रही है। जितना आप एफर्ट लगा सकते हो उस हिसाब से आउटपुट निकलेगा। जैसे इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन, हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या आता है, कोर इन्फ्लेशन में क्या आता है, सीपीआई क्या है, ये बेसिक है, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ अब इसी टाइप के क्वेश्चंस में वो कुछ घुमा कर भी पूछ सकते हैं, चीज़ें आगे के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर कौन देता है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कौन देता है, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या इसके अंदर आती है ये चीज़ें, क्या एग्जैक्टली पड़ता है क्या नहीं पड़ता, ये सब। इनफैक्ट यहाँ पर 3 इकोनॉमी में सेक्शंस हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं। जैसे एक तो बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग है,
एक एक्सटर्नल सेक्टर है और एक इनकम एंड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है। मनी एंड बैंकिंग से जुड़ा हुआ भी है वैसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, बट ठीक है अलग से लिख देते हैं। ये 3 चीज़ें, ये गारंटीड है, अश्योर्ड है। अगर ये 3 चीज़ें आपने बहुत ढंग से कर दी, जैसे एक्सटर्नल सेक्टर्स में जो जैसे फॉरेन करेंसी, FCNR अकाउंट्स क्या होते हैं, इस टाइप की चीज़ें छोटी छोटी आपने कर दी। FPI क्या होता है, FTA क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, है ना। अगर ये आपने कवर कर दिया, इनकम एंड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसे ही है। सो यू विल बी वेरी वेल एश्योर्ड कि चलिए इकोनॉमी के 70% क्वेश्चन तो हमसे कवर हो पा रहे हैं। तब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, RBI रिलेटेड क्या चीज़ें यहाँ पर कैसे चेंज हुआ है। जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत बेसिक सवाल था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, क्या ओपन मार्केट ऑपरेशंस परफॉर्म करने से क्या रेगुलेट होगा इकोनॉमी। अरे तीनों चीज़ें रेगुलेट होंगी, हर चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा ओपन मार्केट ऑपरेशन से। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आप देखिए 2016-17 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के NPA का इशू काफ़ी चल रहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बहुत सारे ऐसे लोन्स दे रखे थे, तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, कि कैपिटल इन्फ्यूजन बढ़ा है नहीं बढ़ा है लास्ट डेकेड में, और साथ साथ मर्जर हुआ है। अब ये देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ऐसे अलग अलग स्टेट बैंक से मर्जर हुआ था इन छोटी छोटी बैंक्स का SBI से, तो उसके बारे में पूछा है। तो ऑब्वियसली आंसर इसका सेकंड आना था। बट ये आप सोचो कि कितनी बेसिक चीज़ें पहले पूछी जाती थी। अब देखिए, अगर आपको आज के लेवल में इकोनॉमी के पेपर को प्रीलिम्स में क्रैक करना है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट दीज बेसिक्स, थिंक अबाउट दीज थीम्स। जैसे बैंक मर्जर और इन सब के बारे में पूछ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी बैंक पर इन्होंने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, RBI ने लगा दिया। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आपको पता होगा, किसी बैंक के अगर फाइनेंशियल्स टूट रहे होते हैं और बिल्कुल ही हालत इनकी ख़राब हो जाती है, सिचुएशन ख़राब हो जाती है, तो उस बैंक पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा देते हैं। अब तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इनफैक्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी RBI लगा देती है, रूल्स में चेंजेस आए उसके बाद। तो इसके बारे में फ्यूचर में पूछ सकते हैं, क्योंकि बैंक्स के बारे में पूछ रहे हैं, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर फोकस करते हैं वो, जब भी कुछ ऐसा न्यूज़ में आता है। अभी तो चलिए NPA तो कंट्रोल्ड है, बट हाँ, और भी ये लोग गवर्नेंस में जो भी चेंजेस करेंगे उसके अभी हिसाब से पूछा जाएगा चीज़ें। जैसे आपने डिमांड डिपॉजिट में इतना बैंक से निकाला, तो मनी सप्लाई में क्या इम्पैक्ट होगा। दिस इज टिपिकल, जो हमने पहले देखे ना क्वेश्चंस, मनी सप्लाई, ये टिपिकल आप NCERT क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पर वो है। मनी सप्लाई में देखो जितना इकोनॉमी मनी वो भी आता है, तो इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। तो आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों, लेकिन कहाँ से, क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमी, जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हो, जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आप जब भी इकोनॉमी रिवाइज करो, एक बार क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब में जो मनी सप्लाई से रिलेटेड चैप्टर है वो ज़रूर करोगे। बिकॉज मनी सप्लाई के चैप्टर पर UPSC का फोकस रहता है, और वहाँ पर जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना, वो कोचिंग के सोर्सेज में या कहीं और इकोनॉमिक्स के सोर्सेज में नहीं आती, क्योंकि ज़्यादातर सोर्सेज प्रीलिम्स के हिसाब से होते हैं डिज़ाइन, तो वहाँ आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती। लेकिन यहाँ क्या होगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। राइट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल देखिए, न्यूज़ में था उस टाइम पर, तो पूछा गया कि कौन चेयर करता है इसको। टिपिकल, देखो टिपिकल फैक्ट्स, ये क्या हो रहा है, फैक्ट्स प्लस कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है प्रीलिम्स में। बट धीरे धीरे एज आप जैसे आंसर्स की जैसे 2024 की तरफ बढ़ोगे, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि एक लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स दिस स्टैट्यूटरी इंक्रीज, मतलब इंक्रीज इन SLR, है ना। तो उससे क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा इससे, SLR में इंक्रीज से, ऑब्वियसली लेंडिंग एबिलिटी। अब SLR और CRR आपको बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए। एक्चुअली CRR क्या होता है, RBI एक्ट 1934 का जो है उसमें आता है। इसमें शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इनको अपने यहाँ कुछ रिजर्व जो होता है वो RBI के पास रखना पड़ता है कैश में, तो इसको CRR बोलते हैं। वहीं SLR क्या होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1948 वाला, उसमें आता है। और इनमें बैंक्स को लिक्विडिटी के फॉर्म में, लिक्विडिटी यानी कि गोल्ड हुआ या गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बिल्स हुए, है ना, जो SLR में काउंट होते हैं जो बिल्स वगैरह, उनके फॉर्म में कुछ रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। जनरली SLR 16 से 18% तक रहता है, CRR जनरली 4% के आसपास रहते ही रहते हैं। तो ये क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कैसे आएगा, रिवीजन से आएगा, बार बार अपने आप से सवाल करोगे उससे आएगा। क्वेश्चन योर सेल्फ, एग्जामाइन योर सेल्फ अगेन एंड अगेन, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, उससे आएगा। बाकी ये चीज़ें न्यूज़पेपर के इनिशिएटिव में आती रहती हैं, तो मैं आपको समझाती रहती हूँ ये मेरे न्यूज़पेपर के वीडियोज़ के साथ भी।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है 2020 में। 2016 के आसपास अमेंडमेंट हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रोल आया था, 2020 में पूछ लिया। देखो कुछ साल हुए, पूछ लिया। 12 मेंबर बॉडी नहीं, 6 मेंबर बॉडी ऑब्वियसली। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन, नहीं ये नहीं हो सकता। फाइनेंस मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में कैसे आरबीआई के गवर्नर के चेयरमैनशिप में आएगा? आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनेटरी पॉलिसी ठीक ठाक हो, राइट। बट हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे पेमेंट बैंक्स के बारे में, पेमेंट बैंक्स डिफरेंशिएटेड बैंक्स, देखो डिफरेंशिएटेड बैंक्स के बारे में पूछा है। डिफरेंशिएटेड बैंक्स की 2020 के काफ़ी पहले न्यूज़ चल रही थी। डिफरेंशिएटेड बैंक्स में पहले कमेटी आई थी, नचिकेत मोर कमेटी, 2012 के आसपास। तो पिछले 8-10 साल से न्यूज़ में था, तो फाइनली 2020 में इसको पूछा। इसने सजेस्ट किया एक तो पेमेंट बैंक, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, दो टाइप के डिफरेंशिएटेड बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग थोड़ा सा आरआरबी जैसा फंक्शन करते हैं, लोकल लेवल पर कम काम करते हैं, और 75% लेंडिंग इनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की तरह देनी पड़ती है। ये आपको पता होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है। एंड पेमेंट बैंक की बात करूँ तो पेमेंट बैंक में ऐसा नहीं है। पेमेंट बैंक में जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, तो टेलीफोन कंपनीज़ हुए, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हुई, या फिर ऐसे दूसरे जो रिटेल मार्केट के प्लेयर्स हुए, एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो इस टाइप के प्लेयर्स पेमेंट बैंक बनाते हैं। और ये जो लोग हैं पेमेंट बैंक वगैरह, ये मतलब ऐसे क्रेडिट वगैरह नहीं दे सकते। 2 लाख तक का यहाँ पर ये लोग हालांकि डिपॉजिट्स दे सकते हैं। तो देखो अभी जो मैंने बताया उस हिसाब से सॉल्व हो गया। मुझे कैसे ये सब पता है? बिकॉज मैंने कॉन्स्टेंटली रिविजन पर फोकस किया था इन माई प्रिपरेशन। काफ़ी साल तक मैंने लगातार तैयारी की। तो इट्स नॉट अबाउट द ईयर्स एक्चुअली, बट आप इस टाइप के क्वेश्चन जब ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व करोगे तब आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, है ना। और इसके लिए आपको गाइडेंस लगेगी। एंड फॉर गाइडेंस यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया, इट्स जस्ट बिन अ फ्यू डेज़, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे कनेक्ट होते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट होने के बाद मुझसे पर्सनली भी मुझे मैसेज करते हैं। जब पर्सनली मैसेज करते हैं तो फिर मैं उनको गाइड करती हूँ, मतलब लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही अभी गाइड कर रही हूँ। तो बट हाँ, ये आप मतलब आप समझ पा रहे हो, ये आपको देखिए अब यूपीएससी का जो पैटर्न आ रहा है लेटेस्ट ईयर्स में, फॉर दिस यू हैव टू बी वेरी एडवांस। और एक एवरेज कैंडिडेट आज से 4 साल पहले जो नॉलेज 4 से 5 साल में ले पाता था, वो नॉलेज आपको जल्दी जल्दी स्पीड अप करके लेना है और वो आपके दिमाग में भी रहे, है ना। उसके लिए आपको मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, और यहाँ वो मेंटर आपको डायरेक्शन भी दे पाता है प्रॉपरली, क्योंकि डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जल्दी जल्दी यहाँ पर चीज़ें कवर कर पाओ। क्योंकि देखिए यूपीएससी एडवांस हो रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग भी एडवांस्ड होते हैं। तो ये है। बाकी आप देखो आरबीआई के रीसेंट मेजर्स टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी आर लाइकली टू रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बट हाँ पहले के कंपैरिजन में अब क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमाकर पूछ रहे हैं लेटेस्ट ईयर्स में। अब ये देखो ये इजी वाला है कि आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सिंपल है, क्योंकि लोन्स प्रोवाइड करेंगे कमर्शियल बैंक्स को फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के टाइम, इसलिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बोलेंगे। बैंकर ऑफ द बैंक तभी तो आरबीआई को बोलते हैं, बैंक्स का भी बैंक है ये। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या हैं? हमेशा पढ़ाया जाता है इकोनॉमी में, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स में डिफरेंस बताओ। क्वांटिटेटिव टूल्स में जिसमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम बदलाव ला पाते हैं बैंक्स के रिजर्व्स में, जिससे बैंकिंग के लैंडिंग एक्टिविटीज में फर्क पड़ता है। क्वालिटेटिव में क्वालिटेटिवली बदलाव लाते हैं, ऐसा क्वांटिटी वाइज तो बदलाव नहीं लाते, लेकिन हाँ जैसे मॉरल सुएशन है, पेनल्टीज लगाना, लोन टू वैल्यू रेशियो के मार्जिन को यहाँ पर कम करना, मार्जिनल रिजल्ट रिक्वायरमेंट, इन सबको कम करना, ये क्वालिटेटिव टूल्स हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना। इसके साथ साथ आजकल स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का अंतर पता होना चाहिए। दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर, राइट। क्योंकि अब इनके हिसाब से जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हमारी जो कॉरिडोर है इसका, वो डिसाइड होता है, ये आपको पता होगा है ना। तो अब देखिए सिंपल है, क्वांटिटेटिव टूल्स इसमें कौन कौन से हैं। अब यूपीएससी ने ये पूछा है तो आई एम वेरी श्योर कि अगली बार ये एसडीएफ या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं। इस पर क्लियर रहना, कौन सा इनमें से पेनल्टी रेट है जो ज़्यादा है, कौन सा लिक्विडिटी कॉरिडोर एलएफ कॉरिडोर में लोअर उस पर आता है, कौन सा अपर लिमिट है इस कॉरिडोर की, ये सब आपको क्लियर रहना चाहिए। किसका इन दोनों में से रिवर्स रेपो के साथ कनेक्शन है। जैसे जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, रिवर्स रेपो से भी 0.25 परसेंटेज पॉइंट्स पे कम में रहती है। एमएसएफ अपर लिमिट है, एसडीएफ लोअर लिमिट है इस कॉरिडोर की। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यहाँ पर बेसिकली इसमें मतलब जो आरबीआई है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर रिवर्स रेपो के बियॉन्ड भी एक्स्ट्रा लोन्स लेता है बैंक से, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में यहाँ पर उसका उल्टा है, बैंक्स लेते हैं। तो ये सब छोटी छोटी डिटेल्स हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैम।
क्योंकि यूपीएससी अगर यहाँ तक फोकस कर रहा है तो उसके आगे भी डेफिनेटली पहुँचेगा वो। हर एक सब्जेक्ट में ऐसा मैंने यूपीएससी को करते हुए देखा है पर्सनली। अब डिजिटल पेमेंट्स में आप बात करो, देखो यूपीआई, तो यूपीआई क्या होते हैं? इंस्टेंट यहाँ पर पेमेंट्स होते हैं, फंड ट्रांसफ़र एनपीसीआई का है, आरबीआई रेगुलेट करता है यूपीआई ट्रांजेक्शंस को। तीनों स्टेटमेंट्स अभी देखने में इजी लग रहे हैं, बट एग्जाम में क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आरबीआई रेगुलेट यूपीआई ट्रांजेक्शंस अंडर, क्या आरबीआई वाकई करता है रेगुलेट? हाँ करता है। आप देखो, अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होगे तो आपको आइडिया होगा, आरबीआई टाइम टाइम पर यूपीआई के पेमेंट्स के लिए नॉर्म्स भी लेकर आता है, रूल्स लेकर आता है। जैसे यूपीआई के लिए जो मतलब यहाँ पर मास्क वगैरह मास्किंग होती है यूपीआई के पेमेंट्स की, नंबर्स की, आइडेंटिटीज़ की, उसके लिए भी रूल्स लेके आया था ई कॉमर्स वगैरह में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आरबीआई लाता है, तो ऑब्वियसली आरबीआई रेगुलेट करता है। ऐसे डिजिटल करेंसी में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के बारे में पूछा है, क्योंकि लगातार न्यूज़ में था, क्योंकि इंडिया ने भी डिसाइड किया था कि इंडिया अपना खुद का सीबीडीसी लॉन्च करेगा, क्योंकि चाइना ने भी लॉन्च किया। अब क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इनका डर तो है ही सही, ब्लॉक चेन बेस्ड करेंसीज़ का, तो उसके हिसाब से हमने भी लॉन्च किया। और देखिए उस हिसाब से हमने यहाँ पर स्टेप्स लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्या इंटरेस्ट बियरिंग है लाइक अ बैंक डिपॉजिट? बिल्कुल भी नहीं है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ब्लॉकचेन बेस्ड है, लीगल टेंडर रहेगा, आरबीआई इसको इशू करेगा बिल्कुल, और ये पेपर करेंसी कॉइन्स में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि टिपिकल लीगल टेंडर और फाइट करेंसी की तरह काम करेगा। अब लीगल टेंडर और फाइट करेंसी में डिफरेंस भी ऑब्वियसली पता होना चाहिए, है ना। फाइट करेंसी जो कि एक सोवरेन रिलीज करता है, लेकिन लीगल टेंडर क्या होता है? जिसको लीगली मना नहीं कर सकते हम, करेंसी एंड कॉइनेज एक्ट के अंदर, है ना। लीगल टेंडर भी फाइट करेंसी ही होता है, मतलब फाइट करेंसी का एक पार्ट है लीगल टेंडर, लेकिन सारी फाइट करेंसीज लीगल टेंडर नहीं होती। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मैंने कोई नोट छापा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दुकानों पर चले, दुकानों पर तो गांधी जी वाले नोट चलेगा ना। तो ये फाइट करेंसी है लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। जिन बच्चों को, जो बच्चे रिवाइज करते होंगे वो समझ पा रहे होंगे, मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। छोटी छोटी डिटेल्स हैं बहुत, ऐसे स्पेसिफिक्स में जाना होता है। अब तो यही हो रहा है, देखो इनमें से क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आता है। अब आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी कुछ चेंजेस आता है, जैसे पेट्रोल के दाम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, तो यही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही हमें हेल्प करते हैं। तो ये फॉरेन करेंसी एसेट्स में होते हैं, गोल्ड में होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में होते हैं, और ये जो आईएमएफ के होते हैं, रिजर्व पोजीशन इन दी आईएमएफ, है ना। एसडीआर मतलब कि ये आईएमएफ की पेपर करेंसी होती है एसडीआर, जो कि 5 करेंसी से मिलकर उसकी बास्केट बनती है, उसके हिसाब से डिसाइड होती है। और बाकी रिजर्व पोजीशन, रिवर्स ट्रांसपोजिशन जो होती है आईएमएफ में, वो हमारी कोटा, हमारी वोटिंग पावर के हिसाब से मिलती है। तो दोनों चीज़ें अलग हैं ओवरऑल, लेकिन हाँ इनमें बेसिकली डिफरेंस पता होना चाहिए। इंडिया का आईएमएफ में क्या यहाँ पर कोटा है, 2.5% के आसपास है, वो पता होना चाहिए। आईएमएफ यहाँ पर कब से ये सारी चीज़ें, कोटा वगैरह की चीज़ें लाया, आईएमएफ कब बना। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ 1945 के आसपास बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ब्रिटेन वुड्स यूएसए में एक जगह है, न्यूयॉर्क के पास में ब्रिटेन वुड्स, वहीं पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बने। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं, दिस यू शुड बी वेरी क्लियर विद। जैसे यूएस का आईएमएफ में सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर है, राइट। इसके बाद फिर जापान है, फिर यहाँ पर जर्मनी है, चाइना है। जर्मनी और चाइना का लगभग बराबर बराबर है, ठीक है। तो मतलब पॉइंट इज कि यूपीएससी ने 2017 में पूछा, तो डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर देखना आगे वो और चीज़ें पूछेंगे ऐसी। इन इंडिया द करेंसी अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय, इंडिया में कैसे फाइनेंस्ड होता है? अरे सबसे होगा एफडीआई, फॉरेन बोरोइंग, फॉरेन एड आती है हमारे पास, थोड़ी बहुत आती है, हालांकि हम ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एफडीआई आता है, बिल्कुल आता है। इस साल हमें एफडीआई में एक गिरावट देखने को मिली है, बिकॉज एफपीआई और मतलब ओवरऑल एफपीआई का मूवमेंट तो वॉलेटाइल है, लेकिन हाँ एफडीआई जो पिछले इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे वो वापस भी रिपैट्रिएट हुए हैं। फॉरेन बोरोइंग होती है, बिल्कुल होती है, इंडिया कर रहा है पिछले कुछ साल से बोरोइंग ज़्यादा अमाउंट में, तो सबसे होती है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है अगेन, अगर आप इंडिया के सिनेरियो को समझते होगे, जानते होगे, और बेसिक्स को, अब देखिए ये तो आपसे थोड़े से बेसिक्स वाले सवाल, लेकिन धीरे धीरे आप देखना इन्हीं का अप्लाइड फॉर्म पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एफडीआई? क्या है बेस्ट डिस्क्रिप्शन? लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेन कंपनी इन एन इंडियन एंटरप्राइज, सिंपल है। 10% से ज़्यादा ओनरशिप अगर ली जाती है इन्वेस्टमेंट के थ्रू किसी के भी द्वारा किसी भी कंपनी में, तो उसे एफडीआई बोलते हैं, है ना। इससे मैनेजमेंट कंट्रोल भी किसके पास आ जाता है? इन्वेस्टिंग कंपनी के पास। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, अब देखिए एआईआई भी उस टाइम पर न्यूज़ में चल रहा था, चाइना ओन्ड है, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? चाइना में ही है, इंडिया के फाउंडिंग मेंबर है बिल्कुल। चाइना के बाद, चाइना के पास लार्जेस्ट शेयर होल्डरशिप है 16% के आसपास। इसके बाद इंडिया के पास इसकी मेंबरशिप सबसे मतलब सेकेंड लार्जेस्ट जो शेयर होल्डरशिप है वो इंडिया के पास है, इसकी 6% के आसपास है आई थिंक, ठीक है। तो आप देखिए बीजिंग में हेडक्वार्टर्स है, इसलिए सेकंड वाला गलत हो गया। शंघाई में, शंघाई में ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है।
अब ये सब मुझे कैसे पता, मैंने बार बार रिवाइज़ किया है, मैं प्रीलिम्स के टेस्ट वगैरह भी मैंने पास्ट में दिए हैं, तो उससे भी मेरी बहुत सारी गलतियाँ जो हैं बार बार वो मुझे लूप होल्स पता हैं बेसिकली, है ना। और यही लूप होल्स के बारे में मैं भी आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ इसके थ्रू भी, और अदरवाइज़ आपका जब मैं स्टडी प्लान्स वगैरह बनाती हूँ स्टूडेंट्स के, उसमें भी मेंटरशिप वाले मेरे कंपोनेंट में भी, उसके बारे में भी और इंक्वायरी करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और लिंक पर क्लिक करके आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर। धीरे धीरे मैं एक मैकेनिज्म बना रही हूँ, वेबसाइट वगैरह भी बनवा दूंगी आपके लिए, सो दैट आप स्टूडेंट्स वहाँ भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सको। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में देखिए, आईएमएफ लोन्स प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। वोटिंग राइट्स इन आईएमएफ आर बेस्ड ऑन द वन कंट्री वन वोट प्रिंसिपल, इंडिया अमंग द टॉप 10 शेयर होल्डर्स इन द आईएमएफ। अब देखिए यहाँ पर ये जो वन कंट्री वन वोट प्रिंसिपल है क्लियरली रॉन्ग होगा। जिसने भी आईएमएफ थोड़ा भी बेसिक तरीके से पढ़ा है उसको पता होगा कि इंडिया और चाइना बार बार कोटा के लिए ही लड़ रहे हैं आईएमएफ में। और क्यों लड़ रहे हैं कोटा के लिए? क्योंकि अगर आईएमएफ का कोटा उनको ज़्यादा मिलेगा तो वोटिंग पावर ज़्यादा रहेगी। तो वोटिंग पावर जितना आप कंट्रीब्यूट करते हो फाइनेंशियली उसके हिसाब से रहती है। और क्या आईएमएफ वर्ल्ड लेवल पर स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे मदद करता है? बिल्कुल करता है। इंडिया को भी मदद की थी, है ना। जब 1990s में हमारा क्राइसिस आया था, उसके बाद हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए थे उस टाइम पर। इंडिया इज़ अमंग द टॉप 10 शेयर होल्डर्स। हाँ जी, इंडिया टॉप 10 शेयर होल्डर्स में है, हमने देखा है। पहले यूएस है, जापान है, इनके पास सिग्निफिकेंट है। इसके बाद फिर जर्मनी और चाइना है जिनके पास 5-6% है दोनों के पास। फिर इंडिया है 5वें नंबर पे, और इंडिया के पास 2.5% के आसपास है। तो टॉप 10 में तो है, लेकिन अगेन इंडिया के पास अपनी जो वर्ल्ड की स्टैंडिंग है उस हिसाब से बहुत कम यहाँ पर वोटिंग पावर मौजूद है। बट ये हमने देख लिया यहाँ पर। ऐसे नीर और रीर देखो, इंक्रीज इन रीर क्या इंडिकेट करता है ना। तो टिपिकली यहाँ पर नीर और रीर पे फोकस करें, इसलिए पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, नीर और रीर कॉम्प्लिकेटेड लगता है, फॉर्मूला देख के डर जाते हैं, छोड़ देते हैं। भाई साहब ऐसे करोगे तो कितनी चीज़ें छोड़ोगे आप। पूछ तो रहे हैं ना कभी ना कभी, कुछ ईयर्स में पूछ रहे हैं, बट पूछ रहे हैं। अब देखो इंटरनेशनल बॉडीज़ में और डब्ल्यूटीओ पे फोकस कर रहे हैं कि इंडिया क्या फाउंडिंग मेंबर है डब्ल्यू, अरे बिल्कुल है। 1995 में डब्ल्यूटीओ बना उरुगे राउंड्स ऑफ टॉक्स के बाद, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डब्ल्यूटीओ में बहुत सारे पार्ट्स हैं। गैट है, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल अग्रीमेंट ट्रेड इन सर्विसेज है, गैट्स है, ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला, और बहुत चीज़ें हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी क्या है, इसकी हाईएस्ट अथॉरिटी है। देखिए इसके ऊपर एक एपेलेट पैनल भी आता है। ये वैसे उस साल क्यों पूछा गया होगा, क्योंकि इस साल 2019-20 में क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रंप 1.0 चल रहा था, है ना, और उस टाइम पर इन्होंने ये जो एपेलेट ट्रिब्यूनल और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, इसमें अपॉइंटमेंट्स को रोक दिया था। इसलिए न्यूज़ में था, अपॉइंटमेंट्स को रोक दिया था, तो सारे डिस्प्यूट्स भी ऐसे कैसे धरे के धरे रह गए थे। यूएस चाहता ही था ऐसा हो, ताकि यूएस अपनी मनमानी कर सके वर्ल्ड के ट्रेड के लेवल पर। लेकिन फिर बाइडन आ गए तो ये अपॉइंटमेंट्स फिर से होने लग गए, और फिर डब्ल्यूटीओ वापस फंक्शन करने लगे। लेकिन डब्ल्यूटीओ पर अभी भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि इररेलेवेंट है, काम नहीं करता। इंडिया हैज़ ऑब्लिगेशंस एट डब्ल्यूटीओ, अरे बिल्कुल, गैट्स भी है और गैट भी है ना, देखो कवर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंडिया के जितने भी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं सबके ऑब्लिगेशंस में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही है। बेसिक सा सवाल है, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से 1 and 3। लेकिन अब आपको इसके हिसाब से क्या प्रिपेयर करना है, देखो अगर वो डब्ल्यूटीओ में इतना सब कुछ पूछ रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर किसी न किसी दिन वो डब्ल्यूटीओ में जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ में डे मिनिमस लेवल है उसको कवर करेंगे। जो ग्रीन, ब्लू और एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ जो हैं, इन बॉक्सेस में क्या अंतर है ये भी आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ का अभी जो डिजिटल डेटा के ऊपर जो यहाँ पर रूल्स वगैरह, और इससे रिलेटेड जो जापान का ओसाका ट्रैक है, इस पर सवाल पूछ सकते हैं। डब्ल्यूटीओ का क्या स्टैंड है फिशरीज़ पर, उस पर सवाल पूछ सकते हैं, राइट। तो ये सब जो डब्ल्यूटीओ के कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं ये लगातार पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट डब्ल्यूटीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए, डब्ल्यूटीओ में मिनिस्टीरियल जो आपकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उनमें कंसेंसस से डिसीजन लिया जाता है, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर एक भी कंट्री ने मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे मना कर दिया नहीं ये डिसीजन नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। इंडिया ने पास्ट में ऐसे स्पॉइलर की तरह एक्ट किया है एक्चुअली डब्ल्यूटीओ में, राइट। अब अगला देखो, एक्सटर्नल सेक्टर में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली द मेजर ऑफ, नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Which one of the following is not the most likely measure the government of India or RBI takes to stop the slide of Indian rupee? मतलब क्या हम नहीं लेंगे, ऑब्वियसली एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल नहीं करेंगे जब हमें यहाँ स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी को रोकना हो, है ना। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब करेंगे, जब हमें रूपी की स्लाइड की कोई चिंता ना हो, हमें बस इकोनॉमी में बूस्ट करना हो, भले रूपी का स्लाइड हो, तभी करेंगे। तो क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा पहले के क्वेश्चन में जो 2017 और 18 में उनके कंपेरिजन में थोड़ा सा अप्लाइड है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, राइट। आरसीईपी के बारे में पूछा, देखो न्यूज़ में था, सिंपल पूछ दिया। क्या है, ASEAN+6 है आरसीईपी में, और बाकी आप देखो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव
एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में, और बेसिकली इंडिया यूएई सीपा के बारे में। इनमें से मतलब यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बेसिकली मैच करना है इसको, है ना। तो ये मैच करने का है इस टाइप से। आसियान ओनली एंड इंडिया यूएई बायलैटरल। तो इंडिया यूएई की तो बायलैटरल ट्रेड डील है ही से ऑब्वियसली। आरसीईपी ASEAN+6 में सोचा जा रहा था, हालांकि वो बना नहीं ASEAN+6, इंडिया ने विड्रॉ कर दिया था पीछे। और जो CPTP ये यूएस प्रमोटेड है, तो इसमें सिर्फ आसियान ही नहीं, बाकी जैसे यूएस वगैरह भी है ना। बेसिकली ये CPTP भी जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी यूएस की, उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसको जापान वगैरह काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। तो आसियान ओनली नहीं आएगा, सेकंड वाला नहीं आएगा, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं वो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो करंट में हैं उन पर फोकस कर रहे हैं, उनमें भी कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें पूछ रहे हैं और कुछ अप्लाइड यहाँ पर चीज़ें पूछ रहे हैं। मेंबरशिप पर फोकस है, देखो लगातार IMF में मेंबरशिप पर फोकस रहा, यहाँ पर भी मेंबरशिप में फोकस है, और थोड़ा बहुत हेडक्वार्टर्स वगैरह भी पूछते रहे, जहाँ पर हेडक्वार्टर्स फिक्स्ड है वहाँ पर पूछते रहे। ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में देखो पूछा जा रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, हालांकि कंसेप्चुअल है। तो एक इवोल्यूशन देख रहे हैं हम, 17-18 तक बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, 19-20 में आके वो दोबारा थोड़े से यहाँ पर अप्लाइड फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना। लेकिन अभी दोबारा 2022, 23, 24 में मैं देख रही हूँ जो करंट हैं, करंट से पूछ रहे हैं और उसमें भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। ये पूरी थीम्स मैंने नोट करके रखी है, मतलब क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या फोकस कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लास्ट में हम पूरा इसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या एरियाज़ हैं, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने नोट करके रखी, बट इसको थोड़ा सा लास्ट में हम देखेंगे। पहले यहाँ तक देख लेते हैं, पहले क्वेश्चंस को तो देख लें, उसके बाद उसका डिडक्शन जो मैंने नोट किया उसको देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहना, आपको भी मिल जाए। इंडियन रूपी अप्रिशिएट्स अगेंस्ट द US डॉलर, देन क्या होगा। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कम यहाँ पर कॉस्टलियर बन जाएंगे फॉरेन बायर्स के लिए, क्योंकि इंडियन रूपी अप्रिशिएट करेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कॉस्टलियर होंगे। अब ये सब हमें ये दिस इज़ अप्लाइड वन, लेकिन है कैसा, कंसेप्चुअली। अगर आप कंसेप्चुअली उस टाइम पर यू हैव योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो आप इसको कर पाओगे। और ये जब आप पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि रूपी के अप्रिशिएट करने से क्या होगा, डिप्रिशिएट करने से क्या होगा। अगर रूपी यहाँ पर देखो, अगर इस लेवल का ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रूपी के अप्रिशिएट करने से एक्सपोर्ट्स इसलिए डिफ़िकल्ट बन हो जाते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारे कॉस्टलियर हो जाते हैं फॉरेन बायर्स के लिए। कैसे एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर हो जाते हैं, क्योंकि देखो रूपी अप्रिशिएट करेगा, तो पहले हम लोग $1 खरीद पा रहे थे 90 रुपीज़ में मान लो, अब $1 खरीद पा रहे हैं यहाँ पर कितने रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में। तभी तो रूपी अप्रिशिएट किया डॉलर के कंपैरिजन में, राइट। तो ऐसे केस में यहाँ पर 90 रुपीज़ के लिए मुझे अब $1.5 पे करना पड़ रहा है, और पहले 90 रुपीज़ के लिए मैं $1 पे करी थी। तो पहले जो चीज़ 100 रुपये की थी वो मुझे $1.10 के आसपास में मिल जाएगी, अब जो चीज़ 100 रुपये की है वो मुझे $1.50-60 में मिलेगी। तो ऑब्वियसली हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कॉस्टलियर हो रहे हैं, और इसलिए गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि ज़्यादा एप्रिसिएशन ना हो। नेशनल प्राइड को फ़र्क पड़ता है पड़े, लेकिन धंधा बराबर प्रॉपरली चलना चाहिए, तो इसलिए रुपये ज़्यादा एप्रिशिएट ना हो, कम ही रहे, इस पर ध्यान देती। इसलिए यूएस की गवर्नमेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर्स कहा था, कि जान करके शाणे लोग हैं, शाणे लाले सारे के सारे अपनी जो करेंसी है उसको जान करके नीचे रखते हैं, डिप्रिशिएटेड रखते हैं, और करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं ताकि इनके एक्सपोर्ट्स अच्छे बने रहें। अब वो उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये पता नहीं, बट हाँ ये कंसेप्ट था। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया हो पढ़ते टाइम तो आप इसको कर पाओगे, बट ऑब्वियसली अगर इसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। बट एनीवेज यहाँ पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट अबाउट इंडियाज़ एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में यहाँ पर पूछा है। पेट्रोल क्रूड products account for largest share of India's export. Engineering goods constitute largest share of India's exports. India's major trading partners include, ये ऑब्वियसली सही है, यहाँ से सोना वगैरह हम मंगा रहे हैं, चाइना से सारे इलेक्ट्रॉनिक्स यहीं से आ रहे थे, रेयर अर्थ, सोलर मॉड्यूल्स, बहुत सारी चीज़ें, पैनल्स, ये सारी आ रही थी। यूएस वगैरह, यूएस को तो हम बहुत सारी चीज़ें बेचते थे, अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए नहीं तो बेच ही रहे हैं। इंजीनियरिंग गुड्स हमारे लार्जेस्ट शेयर हैं, ये सारा डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिलता है। इंजीनियरिंग गुड्स एक बहुत ही रॉबस्ट एक्सपोर्ट कंपोनेंट है इंडिया का। कोई एक चीज़ अगर आपको टॉप 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स में इंडिया में मिलेगी आपको, कि इंडिया से क्या क्या टॉप 5 एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, तो उसमें इंजीनियरिंग गुड्स हमेशा मिलेगा, राइट। और इस साल के डेटा के हिसाब से लार्जेस्ट था।
2023-24 के हिसाब से। और पेट्रोल, क्रूड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स अकाउंट फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट्स। हाँ जी, ये भी सही है। पेट्रोल, क्रूड एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, मतलब एनर्जी वगैरह के लिए हमें चाहिए रहता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा है। तो जब भी ये इकोनॉमिक सर्वे में चीज़ें आएँ, इन पर थोड़ा सा ध्यान देना, तो इजीली आप इसको टैकल कर पाओगे, है ना। टेक अवे यही है, इकोनॉमिक सर्वे हर साल का ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको मेरा एग्जांपल बताती हूँ। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग एनी मोर, लेकिन अभी भी 2018 से, मैं 2017-18 से मैं इकोनॉमिक सर्वे को प्रॉपरली देख रही हूँ, और हर साल मैंने देखा है, एक भी साल मैंने मिस नहीं किया इनमें से, राइट। ये आप देख लो कितने साल हो गए इनमें, 7-8 साल के इकोनॉमिक सर्वे मैंने इस साल का भी देखा है, बजट भी देखा है, बार बार देखा है। अगेन, क्यों देखा है? क्योंकि दैट हेल्प्स पीपल स्टे अपडेटेड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमी में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 17 में एग्रीकल्चर में, मार्केटिंग में, ई नाम वगैरह में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो वो पूछा। ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज के लिए होता है कि नहीं? जनरली तो नहीं है वैसे, हालांकि मंडीज़ को ई नाम से कनेक्ट किया, बट हाँ टेक्निकली नहीं है इसमें। और इंटीग्रेशन ऑफ एपीएमसी किया है, हाँ जी किया है। तो क्या आंसर होगा? 1 and 3 हो जाएगा। सिंपल था, बट अगेन अगर आपने न्यूज़ में फोकस किया हो क्या है क्या नहीं, तब जाके आप इसको कर पाओगे। ऑर्गेनिक देखिए, प्रोड्यूस के आसपास उस टाइम पे डिबेट बहुत चल रही थी, 2017-18 में बजट में भी आया था, सर्वे में भी आया था, और ये एनपीओपी और ये सारे न्यूज़ में भी थे, तो इसलिए यहाँ पर इसको पूछ दिया गया। तो एनपीओपी क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है? ना जी, इसके अंदर नहीं है। क्या अपीडा इसका फंक्शन करता है सेक्रेटरीट की तरह? हाँ जी। और अपीडा खुद कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, इसलिए ये प्रोजेक्ट, ये जो प्रोग्राम है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अगली बार देखिए, आपसे पता है इसमें क्या पूछेगा यूपीएससी, जब ऑर्गेनिक प्रोड्यूस दोबारा न्यूज़ में रहेगा। अब इसमें मैकेनिज्म पूछेगा कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का सर्टिफिकेशन यहाँ पे कैसे होता है। देखो, दो तरीके से यहाँ पर सर्टिफिकेशन होता है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का। एक तो अपीडा करता है ना, जो यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और इसलिए प्रोग्राम कॉमर्स मिनिस्ट्री में होता है। एक जो यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का सर्टिफिकेशन है, फार्मर्स की बॉडीज़, फार्मर्स के जो ग्रुप्स हैं वो खुद करते हैं। दो तरीके से होता है अलग अलग। ये वाला वॉलंटरी होता है, इसको ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिलती, और जो कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये जो आपका अपीडा वाला है, इसको रिकग्निशन मिलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड अगेन, ये सब चीज़ें इतना फ्लुएंटली आप कैसे ध्यान रख पाओगे? जब प्रॉपरली आप यहाँ पर प्रॉपर एक डायरेक्शन के साथ चलोगे, और प्रॉपर आपका चीज़ें, क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जाएंगे, साथ साथ में चीज़ होती जाएंगी। सिक्किम क्या पहला ऑर्गेनिक? बिल्कुल, सिक्किम में काफ़ी ग्रोथ भी हुई है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस वगैरह में। अब इसके साथ देखिए, 2018 में 5 साल की एनिवर्सरी थी 2013 का, जो आपका लैंड एक्विजिशन लॉ है, जिसने बहुत धूम मचाई, उसके कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो अब इस लॉ के बारे में पूछ लिया बेसिकली कि क्या है ये, क्या इसने रिप्लेस किया है पहले वाले एक्ट को? बिल्कुल। क्या है इसमें 80% ऑफ लैंड ओनर्स फॉर प्राइवेट? हाँ, इसमें, और इसमें इनफैक्ट बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि बीजेपी वाले पार्लियामेंट में ऑपोजिशन में बैठे थे इस टाइम, वो बोल रहे थे 100% यहाँ पे हमें अप्रूवल चाहिए गाँव वालों का, कि आप किसी 100% पॉसिबल ही नहीं था। बट हाँ, उसके बाद में ये आया कि नहीं, 80% लैंड ओनर्स प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए, और 70% यहाँ पर पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल काफ़ी है, राइट। और क्या इसमें रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर नो लैंड एक्विजिशन अवार्ड हैज़ बीन मेड? हाँ, इसमें रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है। हालांकि बहुत कम लॉज में रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता है, क्रिमिनल लॉज में तो होता ही नहीं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, आर्टिकल 20 के हिसाब से आपको पता होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर होता है। तो लर्निंग ये है कि जो भी लॉज आए, नए जो एक्ट्स आए, है ना, जैसे जीएसटी 2017 में आया, तो फिर मेंस में जब इसकी एनिवर्सरी आई बाद में, तो पूछा गया 5वीं 6ठी एनिवर्सरी में, right? किसी भी चीज़ को अगर 5 साल 10 साल हो रहे हो, किसी भी एक्ट को, तो स्पेशली उसको फोकस करना है। अब इकोनॉमी के हिसाब से ऐसा एग्रीकल्चर के एक्ट में हो सकता है। जैसे एक चीज़ नोटिस करना, अभी 2025 का मेंस क्या है, लेकिन 2025 के मेंस में आई डोंट थिंक फार्म लॉज पे कुछ सवाल आया है। हालांकि 2020-21 के जो फार्म लॉज हैं, उनको भी 5वीं 6ठी एनिवर्सरी आने वाली है ना। तो इस पे फोकस करना, क्या फार्म लॉज आए थे, क्या हुआ था, वो सीधा सीधा पूछ सकता है इसमें, कि क्या 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 पॉइंटर्स थे उसके, क्यों यहाँ पर वो लाया गया था, या फिर क्यों लाया गया था तो नहीं, लेकिन आगे और क्या कर सकते हैं इस टाइप के रिफॉर्म्स के लिए, है ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए इसमें चीज़ें आई थी, एमएसपी वगैरह के लिए चीज़ें आई थी, मतलब बेसिकली ये एपीएमसी वगैरह, एपीएमसी रिफॉर्म के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ के रिफॉर्म्स के लिए। सो दिस कैन बी वन एरिया। ऐसे ही इंफ्रा में कुछ रोड, रेलवे, बसेस, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, शिपिंग सेक्टर, कोई भी एक्ट आता है ऐसा, डू कीप एन आई ऑन इट। छोटा मोटा भी, जैसे शिपिंग से रिलेटेड कोई छोटा मोटा एक्ट आ गया, है ना, कीप एन आई ऑन इट, कीप फोकस ऑन इट, कि क्या एक्ट आया। क्योंकि ये तो चलो बड़ा एक्ट है, बट लेवल एडवांस होगा धीरे धीरे। ये तो 2018 का है, चीज़ें आएंगी। और जैसे इनमें से कौन सी पॉलिसीज प्राइस ऑफ राइस
को इफेक्ट करी थी। एमएसपी, ऑब्वियसली एमएसपी डिस्ट्रेस सेलिंग को अवॉइड करता है। डिस्ट्रेस सेलिंग आपको पता होगी, जो बच्चे रिवाइज करते होंगे उनको ध्यान होगा, जिन्होंने इकोनॉमी को ठीक से कंसेप्चुअली पढ़ा है। गवर्नमेंट की ट्रेडिंग इंपैक्ट करेगी, गवर्नमेंट की स्टॉक पाइलिंग इंपैक्ट करेगी, गवर्नमेंट की सब्सिडीज, कंज्यूमर सब्सिडीज भी इंपैक्ट करेंगे, कंज्यूमर को मिलती है, सब कुछ इंपैक्ट करेगा। राइट, अब देखिए ये फार्म लॉस पे पूछा, ये 2021 में मैंने बोला था ना, आ गया। फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट किसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है? एपीएमसी को। हम पता है एपीएमसी मंडीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की थी फार्म लॉज में। फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा मेजर प्रोटेस्ट चले। इनफैक्ट रेड फोर्ट पर भी यहाँ पर वो ट्रैक्टर लेके फार्मर्स चढ़ गए थे और बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी। कुछ कुछ बच्चों को ध्यान होगा, बट ठीक है, जिनको नहीं भी ध्यान, जिन्होंने बाद में स्टार्ट किया दे आर ऑल्सो, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये आपको फार्म लॉज के बारे में जो 3 रोल आउट किए गए थे 2020 में, उनके बारे में पता होना चाहिए। अब एनएफएसए देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या आएगा एनएफएसए में? फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बीपीएल ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज ग्रेन्स। एल्डेस्ट वुमेन इन अ हाउस होल्ड ऑफ एज 18 ईयर्स और अबव शेल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर पर्पसेज ऑफ इशुएंस। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर्स आर इंटाइटल्ड पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 6 months देयर आफ्टर। तो एनएफएसए के अंदर यहाँ पर सिर्फ सेकेंड वाला प्रोविजन था। बाकी जो फर्स्ट वाला है, फैमिलीज अंडर बीपीएल आर ओनली आर एलिजिबल, ये गलत है। एनएफएसए में ओवरऑल 66.67% पॉपुलेशन एलिजिबल है, जिसमें 75% रूरल पॉपुलेशन है और 50% अर्बन पॉपुलेशन है। सो दैट्स एन ईजी क्वेश्चन, ये तो सबको पता होगा। राइट, तो अब देखो ये एनएफएसए में पूछा, फिर दोबारा एनएफएसए में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और इस बार भी कहीं ना कहीं बेनिफिशरीज पर ही सवाल है। और ध्यान से आप देखना, प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर 600 कैलोरीज पर डे टेक होम राशन और मेटर्निटी बेनिफिट 6000 रुपीज़ का। रिपीट हुई हैं चीज़ें। तो क्या प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर्स को टेक होम राशन मिलता है? नहीं। लेकिन क्या इनको बेनिफिट मिलता है 6000 रुपीज़ का? हाँ। और ये बेनिफिट एनएफएसए के जो अंदर आया था, वो बाद में एक योजना लाकर हमने इम्प्लीमेंट भी किया था, ऑपरेशनलाइज किया था इस बेनिफिट को प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग अभियान के अंदर, है ना। इसमें कहा गया था कि विमेन अगर यहाँ पर जो केयर सीकिंग बिहेवियर अप्लाई करती हैं, डॉक्टर्स के पास प्रॉपरली विजिट करती हैं, तो इनको इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट दिया जाएगा। राइट, इट कवर्स बोथ रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स। बिल्कुल भाई साहब, अभी हमने देखा रूरल और अर्बन है। तो देखो रिपीट हुई चीज़ें, बस वो लेवल एक थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं उस चीज़ का। थीम्स वही हैं, एनएफएसए पूछ रहे हैं, बेनिफिशरीज पूछ रहे हैं वो हमसे, है ना। ई नाम देखो पहले भी आया था, अभी दोबारा आ गया ई नाम। पहले क्या पूछा था? इनाम में क्या कर रहे हैं और क्या इनाम में स्टोरेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब देखो दोबारा आए, इट प्रोवाइड्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इंप्लीमेंट हो रहा है? हाँ जी। क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं एपीएमसी को? हाँ जी। ऐसे ही इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को लगता होगा नहीं इतनी प्रोमिनेंट थीम नहीं है, लेकिन आप देखना हर साल इसमें एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है। 2023 को छोड़ के इसमें मुझे सारे सालों के क्वेश्चंस दिख ही रहे हैं। एनआईआईएफ क्या है? अब ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर फंड देखो, एनआईआईएफ इनिशियल ऑथोराइज्ड कॉर्पस वाज 20,000 करोड़ रुपीज़। राइट, फोकस किया एनआईएफ पे बिल्कुल। एनआईआईएफ इज सेटअप एज ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट। इट्स अ फंड क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनहांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी? एनआईएफ बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इंप्रूव की। इसमें सऊदी की पेंशन अथॉरिटीज़ और भी बाहर के सोवरेन वेल्थ फंड ने भी इन्वेस्ट किया। अब एनआईएफ का मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है इंडियन इकोनॉमी में। और ट्रस्ट है तो ऑब्वियसली इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर ही बनाया जाएगा। अब देखिए इसी हिसाब से 2017-18 में रीट्स और इनविट्स न्यूज़ में थे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इनविट्स आर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। न्यूज़ में थे तो पूछ लिए गए, है ना। तो जो भी इकोनॉमी में करंट में हो उस पर फोकस करना है। अब करंट में क्या फोकस में रहेगा, इसके लिए थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए रहती है, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत बारी चीज़ें कवर होती हैं, बहुत बार नहीं होती। जैसे इनविट्स क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, नाम से समझ में आ रहा है। ऐसे ही फ्रेट कॉरिडोर्स पर। अब फ्रेट कॉरिडोर्स तो बहुत ही एडवांस लेवल पर अभी मतलब चीज़ें हो चुकी हैं फ्रेट कॉरिडोर्स में, बट एनीवेज यहाँ पर वो आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे, जैसे एक तो फ्रेट कॉरिडोर पूछा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि सही है बिल्कुल, ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, डीएमआईसी। इसके साथ साथ चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पूछा है, क्या ये नेशनल हाईवे 48 है? नहीं। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पूछा है, क्या ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है? हाँ जी, ये है। दो ही हमारे पास फ्रेट कॉरिडोर्स फेमस वाले, एक तो वेस्टर्न एक ईस्टर्न। तो वेस्टर्न वाला दिल्ली मुंबई, ईस्टर्न वाला अमृतसर कोलकाता। डूएबल था ये भी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा है। देखिए एफडीआई और एफपीआई लगातार फोकस रहता है ये इसमें।
है ना। और इसमें भी बेसिक कंसेप्ट वो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे एफपीआई में हेज फंड, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। एफपीआई इन्वेस्टर्स यहाँ पर ये सारे एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। जैसे बाहर का कोई एफपीआई जो हेज फंड है, म्यूचुअल फंड है, वो हमारे यहाँ एफपीआई की तरह इन्वेस्ट करना चाहे 10% कम मैनेजमेंट ओनरशिप के साथ, लेस देन 10% किसी भी फर्म में मैनेजमेंट ओनरशिप के साथ बाहर का कोई फंड हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकता है, बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल 10% से कम है तो कंट्रोल होगा ही नहीं। और क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? ना जी, शॉर्ट टर्म है, क्योंकि 10% से कम है। ऐसी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019-20 के आसपास इसको अनाउंस किया था, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की, 111 लाख करोड़ के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के साथ 5 साल के लिए, इकोनॉमिक और बाकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। राइट। अब इसके अलावा देखिए, इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ओवरऑल हार्मोनाइजेशन के लिए गति शक्ति भी आना था। तो अब कभी ना कभी वो आपसे गति शक्ति भी पूछ सकते हैं। फोकस तो किया ही है गति शक्ति पर भी, बट हाँ पूछ ज़रूर सकते हैं। इन्वेस्ट इंडिया के बारे में पूछा है। अगेन क्या है, करंट है, बट हाँ थोड़ा सा फोकस करना है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है। क्या स्टैट्यूटरी बॉडी, क्या कोई एक्ट आया था इन्वेस्ट इंडिया करके? नहीं आया था, बिल्कुल नहीं आया था। क्या ये जॉइंट वेंचर है डीपीआईआईटी का? डीपीआईआईटी आपको पता होगा कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर, यहाँ पर डीपीआईआईटी ओवरऑल जो पेटेंट्स वगैरह के लिए जो कंट्रोलर जनरल है ना, और पेटेंट्स वगैरह का काम है, वो काफ़ी ज़्यादा देख रहा है। डीपीआईआईटी के बहुत सारे इनिशिएटिव्स आज के टाइम पे चल रहे हैं। एक बार डीपीआई की यूनिफॉर्म इसमें इस बॉडी की वेबसाइट पर जाना आप, मैं इसको लगातार देखती हूँ न्यूज़ में, किसी न किसी रीज़न की वजह से हर थोड़े थोड़े दिन में न्यूज़ में आ रहा है। बहुत पावरफुल बॉडी है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावर जो है कुछ साल में कंसोलिडेट किया है विद इन द गवर्नमेंट सिस्टम। एफसीआई और स्टेट गवर्नमेंट्स, क्या इसका एक जॉइंट वेंचर है? हाँ जी, इन्वेस्ट सबको करवाना है इंडिया में, तो सबका जॉइंट वेंचर है, मिला जुला। प्राइमरी रोल क्या है? एफडीआई को लाना, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये डुएबल था? हाँ, बस हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन यूपीएससी ने और ज़्यादा बढ़ा दिया इसको, स्टैट्यूटरी बॉडी से कन्फ्यूज़ करके। अगेन कन्फ्यूज्ड। अब देखिए, इन्वेस्ट इंडिया नाम से समझ में आ रहा है, इसके लिए कोई एक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे आपने एनआईएफ बनाया, तो क्या इन सब चीज़ों के लिए एक्ट आता है? नहीं आता, जनरली नहीं आता। अब पीएलआई देखो, कोविड के टाइम पे चल रहा था, एक आध साल की एनिवर्सरी हो गई, पूछ लिया क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। नीति आयोग ने इसको नहीं एडमिनिस्टर किया है पीएलआई को, इसको लगातार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गवर्नमेंट ही देख रही थी, और नीति आयोग का स्ट्रक्चर नहीं देख रहा था इसको। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में पूछा है, अगेन 4-5 साल एनिवर्सरी हुई, इसको पूछ लिया, है ना। क्या इसमें डिफेंस भी आ रहा है मेक इन इंडिया में? हाँ, अब आत्मनिर्भरता इन डिफेंस आ रहा है मेक इन इंडिया में, डिफेंस का भी कंपोनेंट है इसमें। मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखिए टारगेट दे रखे हैं इसमें, बिल्कुल। डीपीआईआईटी नोडल एजेंसी, हमने बोला था ना डीपीआईआईटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, देखो आ रहा है। तो एक बार डीपीआईआईटी की वेबसाइट ज़रूर देख लेना, आरबीआई के एफएक्यू ज़रूर देख लेना जब आप एग्जाम देने जाओ प्रीलिम्स का, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक थोड़ा सा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट भी देख लेना, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बेसिकली स्कीम्स पर ही फोकस रहता है ज़्यादा, स्कीम्स और इनिशिएटिव्स पर। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के एग्रीकल्चर में ज़्यादा वो पूछते नहीं है। 2020 में बहुत ज़्यादा पूछा था एग्रीकल्चर, बट हाँ अदरवाइज वेबसाइट वगैरह से काम हो जाता है। और अभी ये पीएम धन धान्य मिशन आया है नया, और पल्सेस में आत्मनिर्भरता की बात हुई है। पल्सेस में इनफैक्ट हमारा प्रोडक्शन वगैरह भी बढ़ाने की बात हुई है, बढ़ ही रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये ज़रूर फोकस करना। ऐसे ही सोशल सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट। अब इसमें भी एक चीज़ नोटिस करना, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, कभी कभी मेजॉरिटी ईयर्स में 2 क्वेश्चन भी आए हैं, यानी जो आप इग्नोर करते हो। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखना, ये इनिशिएटिव स्कीम के बारे में है, ये स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में है, ये थोड़ा बहुत बेसिक डेमोग्राफिक्स के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे से ऐसी चीज़ें पता चल जाती है, ये कमिटीज़ के बारे में है, राइट। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पूछा, दोबारा यहाँ पर स्कीम और रिपोर्ट के बारे में है, दोबारा गिग इकोनॉमी आया है, गिग इकोनॉमी फोकस हो रहा है, दोबारा यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यानी कि अगर इस टॉपिक में आपने स्कीम्स कर ली, गवर्नमेंट के एफर्ट्स कर लिए ठीक ठाक, और उनके फैक्ट्स जो आप जनरली इग्नोर कर देते हो, जीवन बीमा योजना में, सुरक्षा बीमा योजना में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या चेंज हुआ है रूल्स में, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें कर ली, कौशल विकास योजना में कुछ चेंज हुआ है वो उसको देख लिया, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स आई हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं, लड्डू सवाल हैं, फिर फैक्चुअल हैं, लेकिन हाँ देखो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं है, सिंपल चीज़ें पूछ रहे हैं। कौशल विकास योजना बताओ कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कर रहा है, कौन कर रहा है, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हैं नहीं है यूथ को स्किल सर्टिफिकेशन के लिए, डिमांड ड्रिवन है, बिल्कुल है। ज़्यादातर अब गवर्नमेंट की स्कीम्स मनरेगा वगैरह थोड़ी बहुत डिमांड ड्रिवन ही चलती हैं सोशल सेक्टर की,
कि कंट्रीब्यूशन भी छोटे छोटे होते हैं, डिमांड ड्रिवन रहे तब भी कोई स्कीम का मिसयूज़ नहीं होता। तो इसलिए सोशल सेक्टर की स्कीम जनरली डिमांड ड्रिवन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनमें कंट्रीब्यूशन स्पेशली कम है, ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल रहे उनमें स्पेशली, तो जिसको ज़रूरत है वही यहाँ पर जनरली आता है। अब ऐसे तो करप्शन किसी भी चीज़ में हो सकता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस देता है, बिल्कुल जीवन की ज्योति आउट हो गई तो आपको कुछ पैसा देंगे। सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। अटल पेंशन योजना पेंशन फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। अब आपका होमवर्क इसमें यह है कि आपको इन तीनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को रट्टा मारना है आज बैठकर। जो आपके जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें प्रीमियम कम लगता है, लेकिन उसमें सरकार भी पैसा कम देती है। कितना देती है? 1 लाख 2 लाख, ये आपको पता करना है। ऐसी सुरक्षा बीमा योजना में 1 से 2 लाख का जनरली पैसा मिलता है। कितना मिलता है वो आपको पता करना है ना। अटल पेंशन योजना में तो 5,000 समथिंग की पेंशन जनरली मिलती है रिटायरमेंट के बाद। बट हाँ, ऐसी चीज़ें क्यों? क्योंकि देखिए ये पूछ चुके हैं, तो अब इसका एक नेक्स्ट लेवल ये पूछेंगे। अब इसका एक और आपका यहाँ पर एंगल ये भी पूछ सकते हैं कि मिनिस्ट्रीज़ कौन कौन सी है इसकी। मिनिस्ट्रीज़ भी फोकस कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स पे फोकस कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन आइडिया ऑफ कवरिंग दिस PYQ एनालिसिस। डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में पूछा है, कब तक ओपन रहेगी डेमोग्राफिक डिविडेंड की विंडो। वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या डिपेंडेंट से कम है? अभी नहीं, अभी तो ठीक उसका उल्टा है। वर्किंग एज थोड़ी सी ज़्यादा, 50% से थोड़ी सी ज़्यादा, 55 के आसपास है इसे। तो डिपेंडेंट से ज़्यादा है, कम नहीं है ना। बाकी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज कम है, तो वर्किंग एज की ज़्यादा रहेगी। एंड दैट इज़ द डेमोग्राफिक डिविडेंड विच इज़ इंडिया इज़ हैविंग। ये तेंदुलकर और रंगराजन टिपिकल बेसिक्स हैं। देखिए, टिपिकल बेसिक्स 2019 में ही क्यों पूछे गए होंगे? एक तो पावर्टी में यहाँ पर डिस्कशन था। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी तारीफ कर दी थी कि इंडिया में देखो पावर्टी 10% से ज़्यादा पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इस टाइप से एब्सोल्यूट नंबर्स में भी हमारी पावर्टी कम होने लगी थी। और 2013-14 के आसपास ये आपकी नई कमिटीज़ आई थी कुछ कुछ पावर्टी से रिलेटेड। तो उसके बाद कुछ यहाँ पर रंगराजन वगैरह ये कुछ चीज़ें आई थी, तो उसके बाद उसकी एनिवर्सरी के हिसाब से भी पूछा गया होगा। तो क्या पावर्टी लाइन को प्लानिंग कमीशन यहाँ पर डिफाइन करता है बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स? क्या यहाँ पर तेंदुलकर मेथोलॉजी जो है मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड देती है एस्टिमेटिंग पावर्टी के लिए? और क्या रंगराजन कमेटी रिकमेंडेड हायर पावर्टी लाइन्स कंपेयर टू तेंदुलकर मेथोडोलॉजी? ठीक, तो इस टाइप से चीज़ें कुछ कुछ आपसे पूछी जा रही है। जैसे गिग इकोनॉमी पर पूछ लिया आप। अब गिग इकोनॉमी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसलिए पूछा जा रहा है कि हाँ, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, फ्रीलांस वर्क के लिए यहाँ पर जैसे उबर ओला के ड्राइवर्स जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? इंडियाज़ HCI रैंकिंग जो है, क्या ये इंप्रूव हुए 2015 से 20 में? ऑब्वियसली बढ़ी होगी। और HCI मेजर्स द एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्कर्स, है ना। गिग इकोनॉमी फिर से पूछिए आपसे, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ मिलेगा? देखिए, इन सब में डिस्कशंस आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के NCERT में अच्छे मिल जाएंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT भी एक बार आपको रीड करनी। इसमें लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड तो पढ़ना ही है, साथ साथ में जो टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, गिफन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, वेबलन गुड्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में आया है, बट अगेन ये कंसेप्ट आप इजीली कर सकते हो, है ना। इस टाइप के जो यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाले कंसेप्ट्स हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? क्या इसका मतलब होता है? कैसी चीज़ें होती हैं? इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे आप पार्ले जी के बिस्किट खाते हो, धीरे धीरे क्या हुआ कि आपने एक बिस्किट खाया पेट भरा, दूसरा खाया पेट भरा, है ना। धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी आपके लिए कम होती जाएगी। धीरे धीरे आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आएगा, फिर आप सोचोगे कि नहीं नहीं अब बस खाना बंद कर दूँ, पेट भरने वाला ऐसे टाइप्स। तो कंजम्पशन बढ़ता जाता है तो सेटिस्फैक्शन जो होता है वो कम होता जाता है उस कमोडिटी से जो हमें मिल रहा है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है? यहाँ पर बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट नहीं होता। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सारे कॉम्पिटिटर्स आपको एक जैसे आइडेंटिकल मिलेंगे, इनके प्रोडक्ट्स भी एक जैसे आइडेंटिकल मिलेंगे। किसी ने अगर ज़रा सा भी 1 रुपये प्राइस बढ़ा दिया तो वो गया, क्योंकि बाकी सारों के पास कस्टमर जाने लग जाएंगे। ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई बैरियर नहीं होने चाहिए एंट्री और एग्जिट के। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बारे में पूछा है। देखो, बेसिक चीज़ है, टिपिकल NCERT से जो आप कवर कर सकते हो वो पूछी हैं। बट हाँ, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये चीज़ें पढ़ के आप थोड़ा सा उसमें जो फैक्ट्स हैं और जो टर्म्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको निकाल के रख लो। या तो ये टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स किसी कोचिंग मटेरियल के, अगेन मटेरियल को फोकस करके पढ़ो, लेकिन फिर उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है
और चीज़ें आपके लिए डिफिकल्ट हो जाती है लॉन्ग रन, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी से ही आप टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को उठाओ। ये मैं मेरे स्टूडेंट्स को मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ इस टाइप से, कैसे जल्दी जल्दी चीज़ें उठानी है और कैसे क्या करना है। ठीक, देखिए क्वेश्चंस में क्या हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस थोड़े से यूपीएससी इकोनॉमी जीडीपी मतलब बेसिकली थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी क्वेश्चंस शार्प रहा, इसके बैंकिंग एंड फाइनेंस हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। एक्सटर्नल सेक्टर पिछले कुछ साल से लगातार इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ओवरऑल मतलब इंडिया में लोग फॉरेन पॉलिसी में भी ज़्यादा यहाँ पर फोकस करने लगे हैं, और एक्सटर्नल सेक्टर में अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा हमें वर्ल्ड लेवल पर देखने को मिली है। रिसेंट टाइम में कोई ना कोई वॉर आ रहा है, फिर डोनाल्ड ट्रंप के, इस साल कोई वॉर नहीं था तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स आ गए, तो मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा है। एग्रीकल्चर में 2020 में राइस देखने को मिला, बट उसके बाद दोबारा से एक स्टैग्नेशन रहा है ठीक ठाक, तो इतना फोकस नहीं, अभी तो टेक्निकल चीज़ों पर ही ज़्यादा फोकस है, बैंकिंग फाइनेंस एक्सटर्नल सेक्टर, थोड़ा बहुत नेशनल इनकम अकाउंटिंग जीडीपी अकाउंटिंग इन्फ्लेशन ये सब चीज़ें डेफिसिट वगैरह। एफआरबीएम यहाँ पर लॉ, जैसे एफआरबीएम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं एफआरबीएम के तहत बजट के साथ साथ, दिस शुड बी वेरी क्लियर। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक यहाँ पर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना पड़ता है ना, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट देना पड़ता है, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट देना पड़ता है। ठीक, तो इस टाइप की चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडी रहा है, लेकिन हाँ इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर गोइंग फॉरवर्ड फोकस किया जाएगा, क्योंकि इंडिया का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगातार बढ़ रहा है। सोशल सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट में आप देखो इमर्जिंग है गिग वगैरह, अगर कोई मेजर स्कीम आती है, कोई मेजर एफर्ट आता है गवर्नमेंट का, उस पर ज़रूर फोकस करना, क्योंकि यहाँ पर उसमें फोकस रहता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक ठाक लेवल पे पहले भी पूछते थे, फिर बीच में एक राइज देखने को मिला, और अभी दोबारा हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक लेवल पे, मतलब हर साल एक आध क्वेश्चन कुछ जनरली आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, रिकरिंग थीम्स क्या है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, मनी मल्टीप्लायर, इनमें सिंपली वो अप्लाई करके पूछते हैं, है ना, कि ये बढ़ाया तो क्या होगा, दूसरा बढ़ाया तो क्या होगा, रेपो बढ़ाया तो उससे क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर में रिवर्स रेपो हुआ तो क्या होगा, एसएलआर से क्या होगा, सीआरआर से क्या होगा, इस टाइप से, तो ये लगातार पूछ रहे हैं। एफआरबीएम में फ्लेक्सिबिलिटी क्लॉज, ट्रांसपेरेंसी डेफिसिट, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी क्लॉज ऐड किया गया था अरुण जेटली के टाइम पर अमेंडमेंट करके एफआरबीएम एक्ट को, और उसके बाद ये आया था डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें फिजिकल डेफिसिट का क्या टारगेट है, 3% का ओरिजिनली टारगेट था एक्ट के हिसाब से, लेकिन अब इसको हम एक्सटेंड करते जाते हैं, इस टारगेट को अभी भी एक्सटेंड किया है। और बाद में जो नेशनल एक्सेप्शन क्लॉज था फ्लेक्सिबिलिटी से, वो भी लाए थे नेशनल एक्सेप्शन के टाइम पे। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या हो रहा है, इस टाइप से डेफिसिट्स वगैरह पूछ रहे हैं, तो इन सब में क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। पता तो ये सबको होता है, बट क्लैरिटी की वजह से बच्चे फंसते हैं। रीर नीर लगातार देखो फोकस कर ही रहे हैं जो हमने देखा है, और सीपीआई डब्ल्यूपीआई में भी कंपोनेंट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। जैसे डब्ल्यूपीआई में होलसेल प्राइस इंडेक्स में मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन 3 सेक्टर्स पर ही फोकस करते हैं, और फिर इस डब्ल्यूपीआई से हम लोग कोर सेक्टर के बारे में भी यहाँ पर पता करते हैं, जिसमें कोल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरीज हैं, ये सब है, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। इसके साथ साथ डिजिटल फाइनेंस, मनी एंड बैंकिंग का एक और एक्सटेंशन ही एक टाइप से उसमें पूछ रहे हैं। यूपीआई के बारे में पूछ रहे हैं, यूपीआई के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज यूपीआई को तो हम दुनिया भर में फेमस कर रहे हैं अब, है ना। यूएई से लेके, फ्रांस से लेके, ओमन से लेके यहाँ तक कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान, हर जगह यूपीआई धीरे धीरे जा रहा है। एनपीसीआई के बारे में, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका ये यूपीआई है, इसके बहुत सारे और एफर्ट्स हैं, सबके बारे में पता होना चाहिए। इनफैक्ट ये जो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम्स हैं, अभी तक इनमें इतना फोकस नहीं किया है, जैसे इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स हैं, है ना, या फिर नेफ्ट है, या फिर आरटीजीएस है, इन पर अभी तक फोकस नहीं किया। लेकिन इनमें से कौन सा एनपीसीआई का है, राइट, और कौन सा एनपीसीआई का नहीं है, आरबीआई का है, ये सब आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर अगर वो एनपीसीआई और यूपीआई पे फोकस करें तो किसी दिन यहाँ भी पूछ सकते हैं चीज़ें। सीबीडीसी पर फोकस कर रहे हैं ऑब्वियसली। इसके साथ साथ अभी यहाँ पर दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसीज में एक और डिबेट चल रही है ना, जिसमें इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी कुछ बोला था, एक नया इंस्ट्रूमेंट आया, ये ज़रा कमेंट सेक्शन बताना कौन सा इंस्ट्रूमेंट आया, ये भी इंटरेस्टिंग है थोड़ा, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। एमडीआर के बारे में पूछा है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में, बट हाँ एमडीआर थोड़ा सा अब पुराना कंसेप्ट है, क्योंकि अब वैसे भी कार्ड पेमेंट बहुत कम ही कस्टमर्स जाके करते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में मोस्टली कस्टमर्स यूपीआई वगैरह करते हैं, राइट। एक्सटर्नल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट कैपिटल अकाउंट, फॉरेक्स रिजर्व्स, इसमें हमेशा सवाल आते हैं, कौन सा करंट में आएगा, कौन सा कैपिटल में आएगा, क्या फॉरेक्स रिजर्व्स का क्राइटेरिया है। फॉरेक्स रिजर्व्स में जैसे एसडीआर आता है, और क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, गोल्ड आता है ना, और एक्सटर्नल करेंसीज आती हैं, यूएस वगैरह की सोवरेन करेंसीज हमने रख रखी हैं। आईएमएफ का जो हमारा जो कोटा के हिसाब से जो हमें मिला हुआ है फंड, वो भी हमने थोड़ा बहुत डॉलर्स वो भी रख रखे हैं, मतलब थोड़ा बहुत हमने वो भी रख रखा है सब कुछ।
जो हमने पहले भी देखा पास्ट में। तो ये फॉरेक्स के हिसाब से क्या चीज़ें हैं, कैसे, अब जैसे इकोनॉमी में अगर मैं फॉरेक्स को बढ़ाती घटाती हूँ या फिर फॉरेक्स से ऑपरेशंस करती हूँ, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मनी सप्लाई पर, दैट हैज़ टू बी क्लियर। बेसिकली मनी सप्लाई से लिंकेज बहुत है, बैंकिंग का भी और यहाँ पर एक्सचेंज का भी, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। तो ये हमें पता होना चाहिए। एक्सटर्नल सेक्टर में देखिए बैलेंस एंड एक्सचेंज रेट लॉजिक यहाँ पर लग रहा है साफ साफ, है ना, ये लिखा भी है हमने। ऐसे ही एग्रीकल्चर में एपीएमसी वगैरह पे पूछा, ये सब न्यूज़ में रहता है हमेशा। एमएसपी, इनाम, एनएफएसए, जो न्यूज़ में रहती हैं, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जो बड़ी बड़ी मैक्रो चीज़ें हैं, उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं देखो एग्रीकल्चर में। और लगातार सवाल भी आ रहे हैं, 2020 में तो बहुत ज़्यादा आए थे एग्रीकल्चर में, कंसेप्ट में भी। इंडस्ट्रियल आपके जो बूस्ट हैं, एनआईएएफ, पीएलआई, मेक इन इंडिया, एनआईपी, मेजर मेजर स्टेप्स हैं देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अगर आपको ट्रैजेक्टरी पता है, जैसे पीएलआई में अभी अगर आप आज अगर आप जाके इसके पीएलआई के बहुत सारे जो सेक्टर्स में क्या क्या हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में क्या क्या यहाँ पर इंसेंटिव्स भी रखे हैं, अगर एक बार अपना मन मार के डिसिप्लिन के साथ आपने पढ़ लिया, तो हो सकता है आपका पीएलआई पर अगला आने वाला कोई सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसे एक एक यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिवाइजेशन स्कीम आई है गवर्नमेंट की। एम्प्लॉयमेंट को भी अब गवर्नमेंट बैठ के इंसेंटिवाइज कर रही है। तो उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, किसको इससे बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉयर्स को कितना इंसेंटिवाइज किया जाएगा, कितने टाइम तक एम्प्लॉय रिटेन रहे तब जाके एम्प्लॉयर्स को वो इंसेंटिवाइजेशन मिलेगा, दैट हैज़ टू बी क्लियर। और ह्यूमन कैपिटल एंड एम्प्लॉयमेंट में तो हमने देखा ही है, सोशल सेक्टर में बेसिकली स्कीम्स पर, एफर्ट्स पर, रिपोर्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे इंडिया के एचडीआई रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा बता दें, ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा बड़ा है, कम हुआ है, क्या हुआ है, घटा हुआ है ना, कैसे हुआ है, मतलब कम तो है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा राइज कर रहे हैं। कौन से कंपोनेंट्स हैं जहाँ पर हम मात खा जा रहे हैं, लेबर रिफॉर्म्स, लेबर लॉस एक बार देख लेना अच्छे से आप। लेबर लॉज है, लेबर कोड, बेसिकली लेबर लॉज का कंपाइलेशन किया है हमने लेबर कोड में, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ठीक है, वेजेस पर जो कोड है, इन सबको कंपाइल, मतलब ऐसे हम लेबर कोड लाए हैं जिसमें 4 ऐसे बस हम लॉज रखेंगे, बहुत सारे स्टेट और सेंटर के लॉज को मर्ज करके, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट इसमें आ भी चुकी हैं। सो इनके थोड़े से प्रोविजंस पता होना चाहिए, ओवर टाइम के इसमें क्या प्रोविजंस हैं, विमेन के एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के हिसाब से सिक्योरिटी का एक और कोड है, 4 ऐसे हैं। तो विमेन का यहाँ पर जो नाइट टाइम शिफ्ट्स हैं उसके लिए क्या प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, वेजेस के लिए क्या प्रोविजंस हैं, गिग वर्कर्स के लिए अभी जो इंश्योरेंस वगैरह है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, वो सब थोड़ा बहुत, तो इस टाइप की चीज़ें हमें आइडिया होना चाहिए। तो यही है, देखिए एनसीईआरटी का जो पहले हैवी क्लासिकल क्वेश्चंस थे, फिर थोड़े से रियल लाइफ एप्लीकेशन में आने लगे, फिर करंट और कंसेप्चुअल को ब्लेंड करने लगे धीरे धीरे, है ना। और टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस स्ट्रैटेजी, सिनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना गोइंग फॉरवर्ड। तो ये हमारा 10 साल का ओवरऑल एनालिसिस था। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपको मज़ा आया होगा। और इसी के साथ साथ आप इसका पूरा जो पीडीएफ है और जो और अपडेट्स आएंगे, ऐसे सारी चीज़ों कैसे मैं एनालिसिस करूँगी 10-10 साल के, 7-7 साल के लेके, तो ये सारे के सारे एनालिसिस आपको मिल जाएंगे। इनके बारे में अपडेट्स आप लेने के लिए टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। बाकी कमेंट में बताना कैसा आपको ये वीडियो लगा और क्या आपको चाहिए यहाँ पर अपने प्रिपरेशन के लिए आगे गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।